ओके, चलिए भाई, अब जरा सा खबरों वाले स्टॉक्स और ब्रोकरेज के रडार पे क्या है वो सब जान लिया जाए। पहले खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग तो आज वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अपडेट। कंचन आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। कंचन, गुड मॉर्निंग। क्या है डिक्सन की कहानी? गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने और वीवो इंडिया ने ओईएम बिजनेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन के लिए एक जेवी साइन किया है। बेसिकली यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर स्मार्टफोन की और बाकी की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये कंटिन्यू रखेंगे बनाना। अगर इसमें परसेंटेज वाइज देखा जाए तो डिक्सन की जो हिस्सेदारी है वो है 51% की। एट द सेम टाइम वीवो की जो हिस्सेदारी है वो है 49% की। अभी फाइनेंशियल डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी वो अपडेट भी हम आप सामने लेके आएंगे। बिल्कुल। खैर, डिक्सन टेक का एक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर मार्केट का। मयूरेश, इस लेवल पर 18,000 पर फ्रेश बाइंग हिम्मत होगी क्या? और अगर जिनके पास है उनके लिए क्या व्यू होगा? फ्रेश बाइंग से सलाह नहीं होगी अनुज जी, बट एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में लोअर लेवल से है। ऑब्वियसली आई थिंक जो न्यूज ब्रेक आई है और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं पूरी ओईएम और ओडीएम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को डिक्सन को लेके, आई थिंक वहां पे सुधार ही देखने मिलेगा। सेकंड थिंग, आई थिंक जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड फैसिलिटीज आ सकती है और जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है डिक्सन का, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से उभर कर जब हम फैब्रिकेशन और फैब्लिक्स टेक्नोलॉजी के बोर्ड्स पे जाएंगे, as far as semiconductors is concerned, and the other allied businesses that they're already doing, जहाँ पे ODM एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक, जिसकी मार्जिन परसेंटेज अच्छी रहती है। शायद अर्निंग्स में जो एक इजाफा है एक कंसिस्टेंट बेसिस पे, ये शायद देखने मिलेगा। ऑब्वियसली आई थिंक पीएलआई स्कीम्स आर एडिंग इट, और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन्स में एक रोबस्टनेस से बिल्ड कर रहे हैं, that will also aid margin expansion going forward. So I think fresh खरीदने की सलाह नहीं होगी, but जिनके पास है I think बिल्कुल बनेगा। पास है बने रहे। 2023 में किसी रीजन से चाइना वाइना का कोई अपडेट आया था जब ये स्टॉक 3,000 के आसपास स्लिप हो गया था। 2023 की 3,000 वाला आज 18,000 पे खड़ा हुआ है। सचिन, चार्ट खोलिएगा। ये वैसे सारे गणित को डिफाई कर रहा है। 190 टाइम्स प्राइस अर्निंग्स पे बैठा है और जबकि वेफर थिन मार्जिन है 3-4% के। पर एक ही चीज है इसके फेवर में, इसका एड्रेसेबल मार्केट बढ़ते ही चले जा रहा है, गजब टाइप्स कर रही है। सचिन, चार्ट्स कैसे? ये लास्ट की छलांग तो गजब की लगाई जब ये 18,000 तक आया। आशीष जी, कहीं पर भी थकावट के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम मंथली स्केल पे भी देखें तो फरवरी 2022 से जो एक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, अपने प्रीवियस बार के नीचे की क्लोजिंग इसने एक भी बार एस्टैब्लिश नहीं की है। एंड डिस्पाइट ऑफ दिस इसकी आरएसआई रीडिंग 91 के आसपास है, बट कहीं पर भी डाइवर्जेंस नहीं है। तो आई थिंक मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है, काफी कंसिस्टेंट रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन कैंडिडेट होता ही है। बट जिस तरीके से अभी भी मोमेंटम फ्लो है, मुझे लग रहा है 17,480 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक आई थिंक ये मोमेंटम फ्लो कंटिन्यूड रह सकता है। एंड ऑन द हायर साइड 19,580 21,000 के लेवल्स अभी भी यहाँ पर विजिबल है। तो आई थिंक किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 17,480 पे लगाए। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर डिक्लाइंस आते भी है तो आई थिंक एक वापस अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 17,480 के एसएल के साथ होल्ड करें। फंडामेंटली भी ये व्यू था, टेक्निकली भी ये व्यू है, पर स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा। अगला, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। बैती साहब, चार्ट साहब खोलो। कंचन के अपडेट्स जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवी मुंबई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में 74% की हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। डील के अमाउंट की बात करी जाए तो वो है 1,628 करोड़ का। अभी भी जो 26% हिस्सा है वो सिडको के पास है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास होने से अब जो ये कंपनी है इस रिलायंस की सब्सिडरी बन गई है। ओके, तो वो नवी मुंबई एसईजी जो था उसका नाम बदल के आ गया था इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया। अब उसमें 74% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने जा रहा है। पर भैती साहब, ये स्टॉक चलता क्यों नहीं?
जी आशीष जी, काफी प्रेशर बना हुआ है और फ्राइडे में जरूर हमने एक रिकवरी देखी, लेकिन इन लेवल हाँ। पे अभी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी जब तक 1280 का के ऊपर सस्टेन नहीं करता, जो कि 20 डेमा है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक इसमें पोजीशन ना बनाए। और शॉर्टिंग करने की सलाह नहीं है, क्योंकि एक अहम सपोर्ट जोन पर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1280 का ब्रेकआउट इसमें आज ही शायद देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1270 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, सिर्फ 10 रुपए का, वो 1280 के ऊपर खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट, इमीडिएट टारगेट ऑफ 1300 एंड 1320 तक के लिए। बिल्कुल चलता नहीं है ये स्टॉक। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर नहीं है, जबकि ब्रॉडर मार्केट है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट है, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट है, वो एक मिसिंग लिंक ये और दूसरा लीवर बेसिकली एफएमसीजी और रिलायंस, ये कुल मिलाकर ये दो मिसिंग लिंक्स हैं। अदरवाइज मार्केट पूरा ऑल टाइम हाई पर है। फ्राइडे को तो खैर ऑब्वियसली ये भी चला था, क्योंकि पार्ट ऑफ दैट गेम जो हुआ था मार्केट में पूरा एग्जैक्टली 1280 के जब तक ऊपर नहीं जा रहा तब तक इसमें खरीदारी का रुझान नहीं बनेगा। पर किस तरह के समीकरण बैठे हैं, ये सेल वाला स्टॉक है नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। रिलायंस की चर्चा हुई तो एक बात ध्यान रखिए, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, ओनरशिप और मैनेजमेंट। तो अगर मन बन रहा हो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कुछ भी, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा। फार्मास्यूटिकल्स अगली पॉकेट, और उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं, कोई बायोकॉन, कोई ऑरबिंदो, कोई ल्यूपिन रडार पे। रचना जी, ऑरबिंदो फार्मा खोल के रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। कंचन के अपडेट्स। जी 3 स्टॉक है फार्मा में जहां पे आपको अपनी नजर बना के रखनी चाहिए। सबसे पहला नाम आता है अरबिंदो फार्मा का, क्योंकि जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है क्यूराटेक बायोलॉजिक्स को ईएमए से जेफ्टिल के लिए एक पॉजिटिव ओपिनियन मिला है। जेफ्टिल बेसिकली न्यूट्रोपीनिया को ट्रीट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा 2 और बायोमोलिक्यूल्स हैं जहां जो अभी अंडर रिव्यू में है ईएमए के। इनफैक्ट एक जो मॉलिक्यूल है वो एमएचआरए के रिव्यू में भी बना हुआ है, जिसके लिए जल्दी हो सकता है कि एक अनाउंसमेंट आ जाए। दूसरा जो स्टॉक है वो है बायोकॉन, जो इनका बायोसिमिलर है येजेंटेक, उसको यूरोप से एक अप्रूवल मिल गया है। बेसिकली जो ये दवाई है येजेंटेक, ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती है उसको ट्रीट करने में काफी ज्यादा काम आती है। ल्यूपिन को आपको अपनी नजरों में बना के रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने 3 ड्रग्स खरीदे हैं जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है। सबसे पहला नाम है गुडबोलियो का, गुडबोलियोमेट, और साथ ही साथ आजा डुओ। इससे जो इनका पोर्टफोलियो है डायबिटीज का वो कहीं ना कहीं हमें इनहांस होता हुआ दिखाई देगा, और मार्च 2025 तक सारे राइट्स आते हुए यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। गोल्डमैन सैक्स की आई और बिंदु फार्मा पे कॉल भी। खरीदारी करने का मन, 1525 के टारगेट्स, 1208 से 1525 हो गया, 25% के आसपास का बढ़िया अपसाइड उनको नजर आता है। वो कह रहे हैं कंपनी एक प्रिफर्ड पिक है हमारी। भाई रचना जी, आपको पसंद आता है चार्ट्स पे समीकरण और बिंदु का? खबर अच्छी है जी, खबर जरूर अच्छी है, पर चार्ट के हिसाब से अगर ये 1250 निकालता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो, और तब ये पॉजिटिव बनेगा। तब तक यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी है, और हालांकि फ्राइडे को रिकवर किया था, पर वो तो पूरे मार्केट किया था, सो उसको मैं डिस्काउंट कर रही हूँ और 1250 के नंबर को ध्यान में रखूंगी। अगर फ्रेश पोजीशन किसी ने बनानी है तो यहाँ के बदले 1250 क्रॉस करने पे बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर चांसेस रहेंगे इसके चलने के। 1250 के ऊपर निकल गया तो फिर 1500 का टारगेट आने वाले मीडियम टर्म में दिख सकता है। और बिंदु फार्मा, ये है कहानी। वैसे सारे फार्मास्यूटिकल्स, बायोकॉन और बिंदु और ल्यूपिन रडार पे रखिएगा। वेदांता अगला। मानस, चार्ट्स आप रेडी रखना। क्या अपडेट्स कंचन? आज एक अहम बोर्ड बैठक होने वाली है जहां पे 4th इंटरिम डिविडेंड के लिए यहां पे विचार किया जाएगा, और अब तक की बात करें तो 35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, तो काफी मेजर दिन होने वाला है। लेकिन चल गया है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन के बाद जब से अपडेट आया मानस, ये लास्ट लेग अच्छा खासा मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। खैर फिर भी चार्ट्स पे समीकरण कैसे वेदांता के? अब जो डिविडेंड डोल आउट होगा, क्वांटम क्या आएगा वो देखा जाएगा, अदरवाइज चार्ट कैसे? देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट और लॉन्ग टर्म चार्ट दोनों काफी बेहतरीन लगते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। हर करेक्शन पे स्टॉक लोअर लेवल पे 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले ले रहा है, और वैसे ही लास्ट सेशन में हुआ लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से खरीदारी करने के मौके हैं। 504 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, और टारगेट आपको 542 के आसपास के सेट करने हैं वेदांता में। और लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम हो तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 625 रुपए के। गाबा सर, ये भारतीय एयरटेल के बाद एक बार भारतीय हेक्साकॉम देखो ना, वो भी चला था। भारतीय हेक्साकॉम का चार्ट वो रब ऑफ है,
एक बार स्क्रीन पे लेकर आना डायरेक्टर साहब, वो उसके समीकरण कैसे, और भारतीय एयरटेल पे आप रिविजिट कर लें एक बार क्विकली। भारतीय हेक्सागॉन यस बढ़िया लगता है। इसका जो सेटअप है पिछले करीब 10-12 हफ्तों से एक साइडवेज मूव था, तो नीचे आ रहा था, नीचे तो ऐसे आ रहा था जैसे मारते जा रहा हूं ऊपर, ट्रेड कर रहा है 1489 पर, 1440 का कोई स्टॉप लगा चले, इसमें अब भी बाय है 1560 1580 यहां तक जा सकता है, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर भारतीय हेक्सागॉन में पॉजिटिव है, तो डिप्स बायबल रही। भारतीय एयरटेल की इसका आईपीओ कितने पे आया था? मेरे ख्याल से डबल हो गया वहाँ से शायद ये स्टॉक आईपीओ के टाइम से। 570 का था आईपीओ, 570 का आईपीओ प्राइस था आशीष, 570 वाला। और ये एक ऐसा आईपीओ था जो बहुत अंडर द रेडार गया था, भारतीय ग्रुप का स्टॉक। और देखिए क्या शानदार इसने रिटर्न्स जनरेट करे। आई थिंक वन ऑफ द बिग रिटर्न्स जनरेटर पिछले 1 साल का। 12 महीने का है क्या इसका चार्ट? अगर वो फायर हो जाए तो लिस्टिंग, हाँ 12 महीने का चार्ट आएगा, दिखाइए। हाँ तो बिल्कुल 12 अप्रैल को लिस्टिंग हुई थी और 570 इशू प्राइस था, करीब 600-700 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी। ऐसा भी नहीं है कि लिस्टिंग भी फट गया था, और उसके बाद से लगातार शानदार रिटर्न्स दिए इसने। रखिए इसको भी रडार पे भैया, दोनों भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्सागॉन ने फ्राइडे को गजब कर रखा था। कंचन के वापस चला जाए, और अब सचिन आप खोलिएगा नवीन फ्लोरिन का चार्ट। कंचन क्या अपडेट्स? यहाँ पे काफी सारे लीडरशिप चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले 10 फरवरी 2025 को जो कंपनी के सीईओ है अमृत सिंह, वो अपना पद छोड़ने वाले हैं। इनफैक्ट चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर आर जानकी रामन 31 दिसंबर 2024 को, यानी कि केवल कुछ ही दिन दूर, रिजाइन करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम एमडी नितिन कुलकर्णी स्पेशलिटी बिजनेस की अब जिम्मेदारियां संभालते हुए दिखाई देंगे। वर्टिकल के सीईओ साहब स्पेशलिटी केमिकल्स के रिजाइन कर जाएंगे, कर गए। खैर अच्छे मूव्स बने थे मेरे ख्याल से नवीन फ्लोरिन के। दिखाइए चार्ट थोड़ा लंबा वाला। इसमें पहले भी एक बार इशू हुआ था ना, जब बीच में भी कोई छोड़ के गया इनके सीईओ, आई थिंक तब तो सीईओ छोड़ के गए थे शायद पूरे ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल से सीईओ। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी इसमें आई थिंक गिरावट आई थी उसके बाद स्टॉक में, और उसके बाद आई थिंक 12 महीने के चार्ट में शायद वो दिखाई देगा और अच्छे से। हाँ वो जो पहले वाली गिरावट आई थी ना, वो आई थिंक उसी वजह से आई थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। सचिन चार्ट क्या कहते हैं भाई? खबर थोड़ी सी गड़बड़ है, चला हुआ स्टॉक है, क्या करूं? आशीष जी ट्रेंड यहाँ पर काफी साइडवेज रही है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने का भी अगर हम डेटा देखें तो काफी रेंज बाउंड रहा है काउंटर। 3620 3640 के आसपास इसे सप्लाई मिल जाता है। नीचे सपोर्ट इसका 3200 के आसपास काफी क्रिटिकल है, तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा सा समय निकाल सकता है। जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, कहीं पर भी मेजर चेंज के संकेत नहीं आ रहे, तो मुझे लग रहा है अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट 3700 के बाद ही लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए, एल्स थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, पिछले कुछ हफ्तों से, लास्ट वीक की शायद अपडेट थी गोदरेज कंज्यूमर की, या लास्ट वीक की, उसने काफी मूड बिगाड़ दिया था। एक रीजन वो भी था जब बाजार काफी वॉलेटाइल बीच में हो गया था, कि इनके जो मिड क्वार्टर में अचानक अपडेट्स आ गए थे। श्रेया बगल में बैठी हैं। जेपी मॉर्गन की एक गोदरेज कंज्यूमर रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा भरोसा बढ़ रहा है उनके स्टॉक पे। श्रेया गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे हैं जेपी मॉर्गन वाले? गुड मॉर्निंग सर, जैसा आपने बताया भरोसा बढ़ रहा है। ओवरवेट रेटिंग दी है, साथ ही टारगेट प्राइस 1365 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। फर्म को इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है, दैट इज़ 21% का। और उनका मानना है कि जो वीकनेस आई थी वॉल्यूम में 85 to 90%, वो सिक्लिकल फैक्टर्स की वजह से थी, और वॉल्यूम के वीकनेस के कारण डिमांड में कोई कमज़ोरी हमें देखने को मिली नहीं है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2 तिमाही में सोप ग्रोथ वॉल्यूम जो है वो अब स्टेबल हो जाएगा, उसमें एक नरमी संभव है। इसके अलावा तेज़ करेक्शन जो आप मेंशन कर रहे थे, उसके बाद से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो रिजनेबल हुआ है। साथ ही एक और अच्छी चीज़ फर्म ने अंडरलाइन की है, ये अपने पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, पिट गया है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है, और शायद सिक्लिकल फैक्टर्स होंगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है। मयूरेश, आप बायर हो क्या गोदरेज में? आप कुछ कह रहे हो? ये सिक्लिकल फैक्टर साबुन के यूज़ का ठंड से मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि जब गिरा था तभी बात हुई थी कि ठंड शायद थोड़ी लेट शुरू हुई थी, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। ये पता नहीं ठंड, हम वही रचना जी और मानस बताएंगे कितना कम इस्तेमाल करते हैं आजकल। लेकिन मयूरेश, आप लोग गिरावट में खरीद रहे हो क्या?
नहीं, आई थिंक रिजल्ट्स की राह देखेंगे, क्योंकि आई थिंक जो कमेंट्री रही है, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट गोदरेज कंज्यूमर आशीष जी, अगर आप पूरी यूनिवर्स को देखें तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो एक सॉफ्ट क्वार्टर है ये शायद बरकरार रहे। और इनफैक्ट जो हायर प्राइस आइटम्स है वहां पे शायद डिमांड डायनेमिक्स आर स्टिल ऑन, बट जो ऐसे स्मॉलर एसक्यूज है वहां पे आई थिंक थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही है। रूरल कंजम्पशन कितना ऑफसेट कर पाता है दैट विल ओनली कम टू नो बाय द एंड ऑफ Q4। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये तिमाही थोड़ी सॉफ्ट रह सकती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स कैन मूव साइडवेज, कंसोलिडेटेड पेस में शायद मूव हो सकता है। शायद मैरिको विद इन द पैक, आई थिंक जो नंबर्स मैरिको के आए थे वो रिलेटिवली बेटर थे। इफ दे हैव अ बेटर शो गोइंग फॉरवर्ड, शायद एक आउटलायर बन सकता है विद इन द एफएमसीजी। ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई थिंक JP मॉर्गन ने थोड़ा सा एक लॉजिक लगाया है इसमें कि कंपनी ने पहले आके बोल दिया, पिछला क्वार्टर भी खराब था और इस बार पहले आके बोल दिया था, वो शॉक फैक्टर तो खत्म हो चुका है। भाई पहले आके बोल दिया हमसे कुछ मत एक्सपेक्ट, भाव में आ गया, वो भाव में आ गया। फिर वो बाई चांस उससे अगर हल्का सा ही बेटर आ गया, कमेंट्री बेटर आ गई, मान लीजिए बोल दिया कि नहीं बस ये क्वार्टर हमने पहले ही बोल दिया था खराब था, अब आगे हमको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो शायद ये स्टॉक चलना भी शुरू हो जाए। तो ये थोड़ा उसको प्रीएम्प्ट करने की भी हो सकता है, कोशिश की जा रही हो यहाँ पर। JP मॉर्गन का एनालिस्ट का तो मूड ठीक था, सिटी के एनालिस्ट का मूड बहुत बिगड़ा हुआ है। पूरे IT को पोत दिया लाल से। TCS पे क्या कह रहे हैं श्रेया? बिल्कुल, TCS पे सिटी नेगेटिव है और सेल की कॉल दी है, साथ ही टारगेट प्राइस 3,935 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। और उनका मानना है कि BSNL प्रोजेक्ट जो है वो तीसरी तिमाही से थोड़ा नरम हो सकता है और नॉर्थ अमेरिका के मुकाबले अगर आप यूरोप में देखें, साथ ही UK में देखें तो डिमांड में नरमी आई है। मार्जिन की बात की जाए तो 26 to 28% मार्जिन हासिल करने पर कंपनी का फोकस रहेगा, लेकिन खास रणनीति के तहत सब कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी फोकस करेगी। ये TCS माफ कीजिएगा सिटी का मानना है TCS के ऊपर। ये बात सही है। वैसे BSNL के प्रोजेक्ट ने इनको बचा रखा था। इनके इंडिया रेवेन्यूज बार बार अच्छे रहे, पिछले कुछ दिनों में एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा था, वहाँ पे धंधा आ रहा था, तो TCS आउट परफॉर्म कर रहा था। अगर तो Q3 ऑनवर्ड्स BSNL का मामला डगमगाएगा तो फिर TCS को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए रडार पे 10-12% डाउनसाइड की बात कर रहे हैं ये लोग। आधे इनकी काफ़ी सारी और भी रिपोर्ट्स हैं, आगे आता हूँ उन पे बात कर लूँगा। टेक महिंद्रा वगैरह में भी इनकी सेल कॉल ही आई हुई है, इसलिए मैंने कहा था मूड बिगड़ा हुआ है। श्रेया थैंक यू सो मच। कंचन के पास वापस चलें और बाज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ बचे हुए जान लेते हैं। कंचन और क्या क्या रडार पे अपने? जी, सबसे पहले बात करेंगे JK पेपर की, बिकॉज यहाँ पे एक मर्जर होता हुआ हमें दिखाई दिया है। कंपनी होराइजन पैक, सिक्योरिटी पैक्स पैकेजिंग और इनफैक्ट JKPL यूटिलिटी पैकेजिंग को JK पेपर के साथ मर्ज करने वाली है। मर्जर का मकसद देखा जाए तो कंसोलिडेटेड पेपर और पैकेजिंग कंपनी इनको क्रिएट करनी है। द नेक्स्ट स्टॉक जो आपको रडार पे रखना है, भारत फोर्ज सब्सिडरी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम से एडगिलैब SPA में 25% की हिस्सेदारी खरीदने वाली है और जो डील का साइज है वो है $2.5 मिलियन का। इससे कंपनी की डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं फुटप्रिंट बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। HBL पावर सिस्टम, बिकॉज चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से कंपनी को 1522 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसमें इनको कवच की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और 12 महीने में इस जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। राइट्स आपको रखना है अपनी रडार पे, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से 297 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए और 59 मंथ्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की टाइमलाइन दी गई है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। कंचन आपका भी धन्यवाद। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए। ब्रेक के उस पार आज मंडे का पहला सौदा। Co-powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। टिप चाहिए, पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। Co-powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र।